हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेमनिटी तक कर लिया था। 222, 23, 24, 25। 22 में था भाई साहब एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है तो प्रिंसिपल को उसे इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, सभी डैमेजेस कॉस्ट वगैरह वगैरह। 23 में आया अगर एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड फेथ में, थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है। 24 ने बोला क्रिमिनल एक्ट्स, कोई इंडेमनिटी नहीं है। 25 में प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस से। अब बारी आई 26 की, एनफोर्समेंट एंड कंसीक्वेंस ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है बेटा? एजेंट, या फिर ऑब्लिगेशन अगर कोई एजेंट इंकर करता है वो सेम वे में एनफोर्स या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जैसे कि किसने किए? प्रिंसिपल ने। तो एज इफ मतलब मैंने डीपिंग फिक्शन यहां पे लगा दी, यानी कि एजेंट के द्वारा किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कौन एनफोर्स करेगा? प्रिंसिपल, जैसे कि वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच ही हुए हैं। एजेंट जनरली एनफोर्स करता है लेकिन एज एन एजेंट ही करता है, एज प्रिंसिपल नहीं कर सकता। यानी पर्सनल कैपेसिटी में ना तो थर्ड पार्टी एजेंट को स्यू करेगी ना ही एजेंट थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। ही इज जस्ट अ मीडिएटर, चेन इन दोनों के बीच रहेगी। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, थर्ड पार्टी ने गुड्स खरीदी, उसे ये नहीं पता था कि कौन प्रिंसिपल है, तो क्या प्रिंसिपल उससे पैसा क्लेम कर सकता है? यस। क्या प्रिंसिपल उससे वो डेट अलाउ करेगा? करना पड़ेगा, मतलब इज इट हिज ड्यूटी कि अगर थर्ड पार्टी कहती है मैंने आपके एजेंट से कोई पैसा लेना है तो क्या उस डेटर को सेटअप करने देगा वो? नो सर, क्योंकि उसे पता था कि गुड्स एजेंट की नहीं है, किसकी हैं? प्रिंसिपल की। एज सिंपल एज दैट। थर्ड पार्टी ने पैसा किसको दिया? प्रिंसिपल को। एक्ट डन बाय एजेंट इज इक्वल टू एक्ट डन बाय प्रिंसिपल। कल को पैसा मिले ना मिले हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। नेक्स्ट आया प्रिंसिपल हाउ फॉर बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड अथॉरिटी। 27 और 28, दो लोगों का जोड़ा 27 और 28 का। 27 ने बोला एजेंट ने अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर दिया अगर एक्ट है सेपरेबल, और अगर एक्ट है नॉट सेपरेबल। एजेंट को बोला भाई साहब इंश्योरेंस करवा दो। किसकी इंश्योरेंस करवा दो? शिप की। कार्गो के लिए नहीं बोला, एजेंट हीरो बन के शिप की एक इंश्योरेंस करवा लाए, दूसरी इंश्योरेंस उसने किसकी करवा दी? कार्गो की। प्रिंसिपल का शिप वाली के लिए बाउंड है? यस सर। क्या कार्गो वाली के लिए बाउंड है? नो सर, मर्जी है, रेटिफाई करे चाहे ना करे। तो जब एजेंट कोई काम करते हैं अपनी अथॉरिटी से बाहर, जिसमें से कुछ पार्ट उसकी अथॉरिटी, सॉरी एजेंट ने कोई काम किया अथॉरिटी के बाहर, और जो काम उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर किया वो अलग हो सकता है किसके? किससे? जो काम उसकी अथॉरिटी में था। पता लगा कुछ नहीं? जिन बच्चों ने तो बेरक कर रखा है कुछ याद रहेगा, अदरवाइज मैं रीड कर देता हूँ। एजेंट डजंट एक्ट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, यहीं से ये पार्ट शुरू हो रहा है, यहीं से ये भी शुरू हो रहा है। एजेंट डजंट एक्ट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी and the act outside his authority is separable from the act within his authority। वो दोनों एक्ट को सेपरेट किया जा सकता है सर। तो सिर्फ वो काम जो एजेंट की अथॉरिटी में था वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बाइंडिंग रहेगा। ये करते हैं सर। अगर सर सेपरेबल नहीं है, एग्जांपल के लिए कॉम्बो ऑफर, एजेंट को बोला गया कि भाई साहब 500 शीप खरीद दो। एजेंट ने क्या खरीदा? 500 शीप और 200 लैम्प, एक ही फॉर वन सम। वन सम मतलब क्या है यहाँ पर? कॉम्बो। सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब दिमाग की गरीबी नहीं चलाएंगे, कैसे? 6 लाख इंटू 500 बटा 700 मैं निकाल लूंगा, शायद ऐसे वालों को पता नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। वेयर देयर इज अ विल you will get it। where he does beyond his scope of authority cannot be separated from what is within it। मतलब उसकी अथॉरिटी वाले काम को बिना अथॉरिटी वाले काम से सेपरेट नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द होल ट्रांजैक्शन। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन भाड़ में गई, वो कहेगा थोड़े से दे दो, एडजस्ट कर लो, 500 की हम रेशो निकाल लेते हैं सर, एक मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं ना। कॉम्बो लेकर आया बेटा, तू ही भुगतेगा। डन। नेक्स्ट, consequences of notice given to agent। अगर नोटिस किसको दिया? एजेंट को। मान के चलेंगे किसको चला गया? प्रिंसिपल को। किसको चला गया? प्रिंसिपल। एजेंट वाज एक्टिंग एज agent in the business of agency and he purchased some goods from C।
अब जब ये सर्वेंट के तौर पर, इसको सर्वेंट वाली को बाद में उठाते हैं, रुको। एजेंट किसके साथ डील करते हैं? सी के साथ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी और ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन यहां पर सी ने इसे बता दिया कि भाई साहब ये गुड्स मेरी नहीं है, गुड्स किसकी है? डी की। ठीक है सर। अब कल को पैसा मांगने कौन आया? डी। ऑब्वियसली अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो पैसा किससे डिमांड कर रहा है? प्रिंसिपल से। टोटल अमाउंट बनती है 10 लाख रुपए। अब सर इन दोनों का आपस में एक डेट ड्यू है 1 लाख रुपए का, यानी कि प्रिंसिपल ने सी से कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख। कल को जब डी पैसा मांगता है कितने रुपए मांगेगा? 10 लाख। तो क्या ये नेट 9 लाख की पेमेंट कर सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि सर ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था ना, तो सी ने बोल दिया था सर कि मैं मालिक नहीं हूं, मालिक कौन है? डी। ये गुड्स किसकी एक्चुअल में? डी की। तो जो भी हिसाब किताब है उनके साथ देखना। क्या प्रिंसिपल का डी के साथ ऐसा कोई हिसाब किताब था? नो सर। तो प्रिंसिपल को पता लग जाना चाहिए था, जैसे ही किसको पता लगा? एजेंट को। यानी इंफॉर्मेशन गिवन बाय सी टू एजेंट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गिवन बाय सी टू प्रिंसिपल। क्लियर? यस और नो? क्योंकि इंफॉर्मेशन कब दी गई थी? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था या जब एजेंसी का इनका रिलेशन था। नेक्स्ट पार्ट। अब सेकंड केस में सर एजेंट पहले सर्वेंट था। क्या था? सर्वेंट। उसे तब ये बात पता थी कि गुड्स किसकी है? मिस्टर डी की। लेकिन अभी सी ने कुछ भी नहीं बताया। तो इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट, बट वाज इट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी? नो, इट वाज ऑब्टेन्ड बिफोर एजेंसी। हाँ के ना? तो क्या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एजेंट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल? नो सर। तो क्या उसे पता है गुड्स डी की हैं? नो सर। अब वो किसकी मान के चल रहे? गुड्स किसकी हैं? सी की। अब फिर से डी पैसे मांगने हैं। कितने रुपए मांग रहा है बेटा? 10 लाख। प्रिंसिपल कितने पे करेगा? 9 लाख। कारण उससे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने डी से गुड्स खरीदी है, वो डी के साथ ही डील, सॉरी सी के साथ ही डील करेंगे। सही है? any notice given to or information obtained by agent provided, condition है सर, obtained in the course of business of agency, और जब वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तब shall be binding as between principal and third parties, और उनका लीगल कंसिक्वेंस सेम होगा जैसे कि नोटिस किसको दिया गया? प्रिंसिपल को। एजेंट ने कुछ गुड्स खरीदी, सीज जिनका क्या है? अपरेंट। अपरेंट समझते हो? प्राइमा फेसाई, देखने में ऑनर लग रहा है। in the course of treaty for sale, in the course of treaty for sale मतलब जब एग्रीमेंट बन रहा था किस चीज का? सेल का। जो पढ़ रहे वही बोलोगे ना। एजेंट लर्न द डी इज द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड इन द कोर्स ऑफ मतलब दौरान, ड्यूरिंग सेल, सेल के दौरान ही उसे पता लग गया था। नाउ द प्रिंसिपल कैन नॉट सेट ऑफ अ डेट owing to him by C though he was not aware of the fact। मतलब एजेंट ने उसे बताया कि नहीं बताया? नो सर, एजेंट ने उसे नहीं बताया। तो सर प्रिंसिपल तब भी बाउंड होगा कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एजेंट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल फॉर्म दैट गुड्स बिलोंग टू डी एंड नॉट टू सी। सेम केस आगे, अपरेंट ऑनर एजेंट बिफोर ही वाज सो एम्प्लॉयड वाज द सर्वेंट ऑफ सी, और तब उसे पता लगा था कि गुड्स किसकी हैं? डी की। But principal is ignorant of the fact in spite of the knowledge of agent। चाहे एजेंट को इस बारे में पता है, प्रिंसिपल में set off his debt owing to C, क्योंकि information was not given or obtained before course of agency। बेसिक रूल, क्या एजेंट को पर्सनली एनफोर्स किया जा सकता है? आवाज मेरे लाल। क्या प्रिंसिपल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए उनमें एजेंट खुद एनफोर्स कर सकता है या एजेंट को खुद बाउंड किया जा सकता है? राइट और लायबिलिटी दोनों की बात करो। व्हाट इज द जनरल रूल? नो सर, एजेंट इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर ही कैन मेक थर्ड पार्टीज बाउंड पर्सनली। बट इन द एब्सेंस ऑफ इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये वो एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स, ना ही वो उनके द्वारा पर्सनली बाउंड है। ये तो क्या है मेरे लाल? एक जनरल रूल। अब इसके साथ ही इसकी क्या आएंगी? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब agent will be personally bound and agent can personally sue the
थर्ड पार्टी। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं बेटा, आसानी से हो जाएंगी। फॉरेन प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल फॉरेन में रहता है, यूके, नेपाल, भूटान, कहीं भी, जिसे इंडिया के लॉज के अंडर युगांडा, हाँ जी, पाकिस्तान, हाँ कहीं भी हो सकता है सर, तो उसे स्यू नहीं किया जा सकता। तो बच्चा कौन? एजेंट। किसको उठाएंगे? एजेंट। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई बंदा आके तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये बताता नहीं कि सर मेरा प्रिंसिपल कौन है या मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें बेटा क्या पता होगा कि वो किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? तुम क्या सोच के कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तो सामने वाले के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? तो ये कौन सा केस बनता है? डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल में एजेंट कभी भी नहीं बताता है कि भाई मैं किसी और के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली वो यही डील कर रहा है कि मैं ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस केस में वो क्या है बेटा? पर्सनली लायबल। क्या है वो? पर्सनली लायबल। प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मुनिया के लिए गुड्स खरीदने ये रे, मेरे मोहल्ले के बच्चों ने बोला अंकल जी हमारे लिए टॉफीज ला दो, ठीक, और तुम लेने भी चले गए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लायबल है बेटा? तुम लोग। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है हमने, क्या? एजेंट पर्सन, बहुत बढ़िया। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ही नहीं, प्रमोटर वाला केस, कंपनी अभी बनी नहीं है, प्रमोटर जगह जगह कॉन्ट्रैक्ट करते फिर रहे हैं, कल को कंपनी बनी नहीं बनी अलग बात है, उसके बाद की बात छोड़े, अभी के लिए कौन लायबल है बेटा? प्रमोटर। बाद में भी कुछ केसेस में क्या प्रमोटर को लायबल ठहराया जा सकता है? यस, कंपनी ने बोला हमें अडॉप्ट ही नहीं करना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी, औकात से बाहर जाकर काम किया, किसने? कौन लायबल है? प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट पता है बेटा, हाँ कि ना? किसी का कम्युनिकेशन यंत्र गिर गया है बेटा, ध्यान से। प्रिटेंडेड एजेंट क्या है? प्रिटेंड समझते हो? हाँ बस, दो प्रोविजन बेरख की याद करके जैसे तुम प्रिटेंड करते हो कि सिलेबस हो चुका है। प्रिटेंडेड एजेंट, उसने किसी और के बिहाफ पे एजेंट बनने का कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन प्रिंसिपल ने सर साफ जवाब दे दिया कि ये एजेंट मेरा नहीं है, तो सर कौन लायबल है? एजेंट। कौन से वाला? प्रिटेंड। मिस्टेक और फ्रॉड, सही है। साइनिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑटोग्राफ पर्सनल दे दिए, ये मैं बता दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं ना, कभी आपने ध्यान दिया हो, एग्जांपल के लिए स्कूल का प्रिंसिपल साइन कर रहा है, मिस्टर मोहनलाल है प्रिंसिपल, तो वो साइन करते हैं ऐसे, मान लीजिए मिस्टर मोहनलाल, ब्रैकेट में लिखा होता है प्रिंसिपल। हमने कभी भी नहीं सोचा, अरे बच्चा देखते तो वो कहते हैं कि पूरे स्कूल को पता है कि मोहनलाल जी क्या है? प्रिंसिपल। ये क्यों लिखा है ब्रैकेट में? मेरे लाल, उसने अपनी कैपेसिटी लिखी है, क्या मोहनलाल जी की कोई पर्सनल चेकबुक होगी? यस। वहां पे वो कैसे साइन करते होंगे? सिर्फ मोहन। यहाँ पे वो कैसे साइन कर रहे हैं? एज प्रिंसिपल। तो भाई साहब उनकी कैपेसिटी किस तौर पर चल रही है? एज अ प्रिंसिपल। क्या उन्हें पर्सनली स्यू किया जा सकता है? नो, ओनली एज अ प्रिंसिपल। ऑटोग्राफ चेक लेकर आए, कर लाओ लाओ लाओ, ये अब ये जो ये किया इन्होंने, कौन लायबल है बेटा? ये पर्सनली, यस, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपेसिटी मेंशन नहीं की। इसी तरह एजेंट साइन करता है, वहां पर नहीं लिखता है कि वो कैसे साइन कर रहा है एज एजेंट, दैट इज ही साइन इन हिज पर्सनल नेम विदाउट मेंशनिंग हिज कैपेसिटी। डन? हाँ बेटा, डन। नेक्स्ट, एजेंट कैन बी हेल्ड लायबल बाय कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। ये तो पता ही है सभी को, कि बता दो? अबे कस्टम में है ऐसा, बता दो। कस्टम है कि जहां प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंट को भी स्यू कर लिया जाता है, तो करेंगे। डन। राइट ऑफ पार्टी, ये भी जोड़े में 31 और 32, इससे पहले जोड़ा कहां देखा था? 27 और 28, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, कहां देखा था? 27 और 28। इसके बाद 31 और 32। अपनी रंगीन दुनिया में निकल जाते हो तुम लोग। इस बारे में ये अन
डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। लॉजिक पता है किसी को इन दोनों का? बिल्कुल सही। और एक साइड हो गई है ये, टेप साइड ए कंप्लीटेड, साइड बी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, सेकंड पार्ट डन। नाउ ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा एजेंट, ये रहा रही थर्ड। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने प्रिंसिपल को छुपा दिया, अनडिस्क्लोज, बताया ही नहीं कि मैं किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, प्रिंसिपल के। अब क्या होगा सर, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हाँ के ना? थर्ड पार्टी क्या सोचकर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी की नजरों में? तो एजेंट के साथ। अब थर्ड पार्टी सोचे यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एजेंट के साथ, प्रैक्टिकली किसके साथ हो रहा है? प्रिंसिपल के साथ। लेकिन क्या एजेंट ने ये बात बताई? जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके कुछ समय के बाद प्रिंसिपल सामने आ गए, कह रहा थप्पा ठीक पीकबू, कह रहे क्या? कह रहे मैं हूं वो पार्टी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब बात करते प्रिंसिपल के राइट्स की। किसके राइट्स की? राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी ने ना बेटा एजेंट से कोई 10 लाख रुपए लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट में टोटल अमाउंट ड्यू बनती है 30 लाख रुपए, प्रिंसिपल कितने रिकवर कर पाएगा? जल्दी बोलो। 30 लाख रिकवर कर पाएगा, 20 लाख रिकवर कर पाएगा? आंसर बेटा एक है 30 लाख, एक है 20 लाख, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर है 10 लाख, उससे भी महान है जीरो, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। शाबाश। कितने रिकवर कर पाएगा प्रिंसिपल? पहले मैं बता दूं घटनाओं का क्रम। एक तो तुम सोए, इतनी देर में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, उस कॉन्ट्रैक्ट में 10 इससे पहले ही यहां पर 10 लाख ड्यू थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें 30 लाख ड्यू है, पर पिकअप प्रिंसिपल सामने आया। कब आया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले? बाद। थर्ड पार्टी क्या सोचकर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एजेंट के साथ। बेटा आप थोड़ा तब बंद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया, लग जाएगी कोई चोट वोट। हाँ जी। अब प्रिंसिपल कितने रिकवर कर पाएगा? जल्दी बोलो। 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जीरो। 20 लाख सर, है। राइट्स ऑफ प्रिंसिपल बहुत आसानी से बताता हूं, इज इक्वल टू राइट्स ऑफ एजेंट। बात ही खत्म। राइट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू राइट ऑफ एजेंट। कल को प्रिंसिपल अगर सामने आकर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना चाहता है तो सर वो क्या काम कर सकता है? जो राइट एजेंट के पास है उसको भी वही राइट्स मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा राइट्स नहीं ले पाएगा। एजेंट कितने रिकवर कर पाता? अब सोचो बिना देखे इसको, एजेंट कितने रिकवर कर पाता सर? वो कहता 30 लाख दे दो, थर्ड पार्टी क्या कहती? भाई साहब 10 लाख आपसे भी तो लेने हैं, नेट कितनी पेमेंट होगी? 20 लाख की। तो ये बाकी के आंसर गलत। ठीक, तो राइट्स ऑफ एजेंट इज इक्वल टू राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल परफॉर्मेंस चाहता है तो दूसरा केस। सर थर्ड पार्टी के भी कोई राइट्स हैं? यस, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कहती भाई साहब अगर हमें पता लगा कि ये एक एजेंट था, हम तो एजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे कैंसिल। तो वो कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, दे कैन रेवोकेट। कब? कब? इफ दे प्रूव दे डू नॉट वांटेड टू डील विद द एजेंट। और या फिर इन दोनों की कोई आपसी दुश्मनी है सर, इन दोनों की कोई आपसी दुश्मनी है, वो चाहता ही नहीं था, थर्ड पार्टी कभी चाहती नहीं थी कि मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं? प्रिंसिपल के साथ। एग्जाम्पल, यहाँ रेस्टोरेंट है, पता सभी को, हाँ या ना? नहीं भी सुना पता लग गया, कोई फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे ना बेटे कंसर्ट था। क्या था? कंसर्ट। तुम गए खुशी में, बहुत ही अच्छा, तुमने भी परफॉर्मेंस दे दी, तुम्हारी थी नहीं परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से तुमने कुछ खाया पिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और तुमने भी अपनी परफॉर्मेंस दे दी। उनको तुम्हारी उस भोली सी शक्ल की पहचान हो गई।
और उन्होंने पहले ही बाहर पोस्टर लगा दिया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तुम कह रहे हो अच्छा आज फिर से वहां पर कोई परफॉर्मेंस है और तुम्हारा फिर से दिल कर रहा है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस भी देना चाहते हो, तुम गए टिकट लेने, तुम्हें देंगे वो? नो सर, तुमने अपने जैसे ही एक नालायक दोस्त को भेजा, अब वो दोस्त जाकर टिकट ले आया, ये रहा S1 जिसने परफॉर्मेंस दी थी, मेन परफॉर्मर, क्लियर? S2 और ये हमारे मौका वाले। अब बोलो बेटा, टिकट किसने खरीदी? किसने खरीदी? S2 ने। किसका एजेंट बनके? कल को अगर ये कहता है हाँ जी ये तो मेरा एजेंट था, अब परफॉर्मेंस तो किसे लेनी है? मुझे, मैं यहां पर एंटर करना चाहता हूं, क्या बेटा ये अलाउ करेंगे? तो इफ दे वांट दे कैन रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? थोड़ा थोड़ा इसमें कोई शंका, कोई डाउट? आसान था? चलिए कौन कौन से सेक्शन? 31 और 32। अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, ना तो जिसको पता था ना ही जिसके पास कोई रीजन था ये शक करने का कि वो एक क्या है? एजेंट। और जो प्रिंसिपल है अगर उसको परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी, ये लाइन बेटा सेम रही। एजेंट ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? ये बेस है बिल्कुल। वो बच्चा गिर गया आपके पीछे एक, एजेंट ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? थर्ड पार्टी के साथ। उसे पता नहीं था ना ही उसके पास रीजन था, ऐसा पता क्यों लिखा गया? ऑर्डिनरी प्रूडेंस को यहां पर सेटिस्फाई कर दिया गया कि जितना उसने जानने की कोशिश की उसको कभी पता नहीं लगा कि सामने वाला पर्सन उसका एजेंट है। द प्रिंसिपल अगर उसको परफॉर्मेंस चाहिए अगेंस्ट द अदर पार्टी, ही विल हैव द सेम राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल एज ही वुड हैव अगेंस्ट द एजेंट। यानी थर्ड पार्टी के पास बिल्कुल सेम राइट्स होंगे जो किसके पास, जो उसके पास थे किसके लिए? एजेंट के लिए। राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट एजेंट इज इक्वल टू राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। और अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज करता है कि कबू थप्पा कुछ भी कर रहा है, कब? अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शो कब कर रहे हैं अपने आप को? बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, पहले आ गया, देन अदर पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन शो। दो कारण रहे, अगर उसे पता होता कि प्रिंसिपल है, या फिर अगर उसे पता होता कि ये एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, he would not have entered into the contract। हम कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर करते ही नहीं। क्लियर है? बिवेयर ऑफ एजेंट। कई बार जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स ने लिख रखा होता है, हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन कोई एजेंट हमें फोन है ना करे, तो कहता अगर हमें पता होता ना ये एजेंट है हम कभी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं। और अगर हमें पता होता ये मनहूस कौन है? प्रिंसिपल, हम कभी कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं। तो थर्ड पार्टी को राइट दे दिए गए। नेक्स्ट में किसके राइट की बात हो रही है बेटा? प्रिंसिपल। 31 में किसके राइट? थर्ड पार्टी। मेरे लाल एजेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। 31 में किसके राइट है? राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। वेयर वन पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट नाइदर नोइंग नॉर हैविंग रीजन, सेम है कि नहीं है? यस। द प्रिंसिपल अगर उसको परफॉर्मेंस चाहिए, कैन हैव सच परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द agent and other party to the contract. That is the right of principal will be subject to agent's rights। एजेंट 50,000 रुपए देने थे किसके? बी के। 1,00,000 रुपए के क्या बेच दिए बेटा? राइस। एजेंट एक्ट कर रहा था सी के लिए, बट थर्ड पार्टी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर साइंटिस्ट इधर, सी कैन नॉट कंपेल थर्ड पार्टी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग द डेट, सेट ऑफ द डेट। उसका डेट का सेट ऑफ होगा, 1,00,000 रुपए हैं उसमें से पहले अपने 50,000 सेट ऑफ करेगा, उसके बाद सर वो उस ट्रांजेक्शन को अलाउ कर सकता, और चाहे तो वो उस ट्रांजेक्शन को क्या कर सकता है बेटा? रेप्यूडिएट, कैंसिल। सही है? 233 राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। क्या कहना चाह रहा है? एक बंदा जो डील कर रहा है एजेंट के साथ, जब एजेंट क्या है मेरे लाल?
पर्सनली लायबल। अभी हमने पढ़ा था एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। यस सर, कौन कौन से केसेस फटाफट से? फॉरेन प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, फ्रॉड, मिस्टेक, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ के ना? ऐसे पर्सन के पास क्या राइट है? ध्यान देना, ही कैन स्यू आइदर द एजेंट और द प्रिंसिपल और बोथ। बात ही खत्म। वो दोनों की लायबिलिटी मतलब क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट की लायबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज इक्वल टू जॉइंट एंड सेवरल। फिर नहीं कर पाएगा। डिपेंडेंट अपॉन सेक्शन 68 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीज, याद आया? सही है, खेलें आगे। केस स्टडी, थर्ड पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम कॉटन, आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट बी वाज एक्टिंग एज एजेंट फॉर सी। किसकी कहानी पढ़ रहे पता है? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। किसकी कहानी पढ़ रही है? अनडिस्क्लोज। उसने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में पता लगा एजेंट किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था? प्रिंसिपल के लिए। ही कैन स्यू बी सी बोथ फॉर द प्राइस ऑफ कॉटन। दोस्त जानते, रीड ओनली है, बहुत आसान है। थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किस बारे में? कि भाई साहब हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कल को हम सिर्फ और सिर्फ किसको स्यू करेंगे? प्रिंसिपल को, आपको कभी स्यू नहीं किया जाएगा। या फिर उसने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? प्रिंसिपल के साथ, और कहा कि हम आपके एजेंट को स्यू नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पहले केस में? प्रिंसिपल के साथ। और क्या विश्वास दिलवाया? सिर्फ किसको स्यू किया जाएगा? ना बेटा, मैंने एग्जांपल चेंज किए बेटा, मैं तो कह रहा हूं मैंने चेंज किए। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? प्रिंस पहला, अगर प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्यू किसको करेंगे? वो एजेंट को। ये विश्वास ये दिलवाया गया। दूसरे केस में क्या विश्वास दिलवाया गया? एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया और क्या कहा गया? प्रिंसिपल को स्यू करेंगे, आपको नहीं। एग्जांपल के लिए फॉरम प्रिंसिपल था, कौन सा प्रिंसिपल था? फॉरम। बोला गया, वो एजेंट कहता भाई साहब मेरी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, कह रहे कोई बात नहीं, घबराइए मत, आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कल को हम स्यू किसको करेंगे? सिर्फ प्रिंसिपल को, वो हमारी टेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में बेटा तुम फिर से वही कहानी, किसको स्यू करना चाहते हो? एजेंट को। पॉसिबल है? नो सर। When a contract has been entered into with an agent, when a person who has made a contract with the agent induces the agent to act upon the belief, विश्वास दिलाया, या फिर प्रिंसिपल को विश्वास दिलवाया गया, दोनों में से किसी को भी विश्वास दिलवाया गया, क्या प्रिंसिपल ओनली विल बी हेल्ड लायबल? एजेंट को क्या बोला, किसको लायबल ठहराएंगे? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को क्या बोला, किसको लायबल ठहराएंगे? एजेंट को। दोनों में से एक काम होगा बेटा, क्लियर है? देन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड होल्ड द अदर पार्टी लायबल। मतलब अगर विश्वास दिलवाया प्रिंसिपल को तो एजेंट को लायबल नहीं ठहराओगे, अगर विश्वास दिलाया कि एजेंट को लायबल ठहराओगे तो प्रिंसिपल को लायबल नहीं ठहराओगे। डन? हाँ कि ना? नेक्स्ट वन इज प्रिटेंडेड एजेंट। कौन है ये? एक ऐसा पर्सन जो प्रिंसिपल की परमिशन के बिना आगे रिप्रेजेंटेशन देता फिरता है कि भाई साहब मैं इसका एजेंट हूं, एक्चुअल में वो उसका एजेंट नहीं। अगर प्रिंसिपल उसकी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं करता सर, he will be personally liable. If a person deal with a third party untruly representing himself to be authorized agent of other person and his alleged employer does not ratify his acts, the pretended agent is personally liable to make compensation for loss or damage for of third party. Next खेलते हैं सर, person falsely contracting as an agent not entitled to performance. आइए क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी,
एक मिनट और कोई, 1 2 3 बस। हाँ बोलो जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, सिंपल है। शर्मा जी का लड़का पता है? हाँ कि ना? नहीं यार, कॉमन एक फ्रेज है ये, शर्मा जी का लड़का। ठीक, हाँ क्लियर है। ये लिटिल शर्मा जी ये कॉन्ट्रैक्ट करने गए मिस्टर एक्स से। किससे? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स किसको जानते हैं? इनके दोस्त है कौन? मिस्टर शर्मा। ठीक है जी। इन्होंने इनसे बुक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मिस्टर एक्स के दिमाग में क्या चल रहा है बेटा कि मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? शर्मा जी के साथ। शर्मा जी के साथ, शर्मा जी के साथ। प्रैक्टिकल लिटिल शर्मा जी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? एक्स के साथ। ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। इसके दिमाग में क्या है? ही इज डीलिंग विद मिस्टर शर्मा। इसके दिमाग में पर्सनल कैपेसिटी। बाद में अगर ये बातें डिस्क्लोज हो जाती हैं, सर इसको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। सेक्शन 13 सेक्शन ना ना सिचुएशन ऐसी है, आगे भी आता था, एजेंट के तौर पर ही कॉन्ट्रैक्ट करता था। सिचुएशन सो वारंट, इसमें हम कहेंगे 13 कंसेंट मिसिंग है। बोथ पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड आइडम। इसको है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको है कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर? तो सर इस केस में आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी अगर आप अपने अकाउंट पर डील कर रहे थे। 237 कर चुके हैं। 237 हाँ के ना? आवाज मेरे लाल, यस और नो? क्या था? एजेंसी बाय एस्टॉपल। क्या था एजेंसी बाय एस्टॉपल में? इफ अ पर्सन अनट्रूली रिप्रेजेंट, कोई फैक्ट आप गलत प्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को किसी और का एजेंट शो करते हो, एक्चुअल में आप एजेंट हो नहीं हो, लेकिन अगर सामने वाले के सामने वो रिप्रेजेंटेशन गई है, प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन ऑफ सच एजेंट और पर्सन। क्लियर है? अब लास्ट सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का 238, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और बाय एजेंट। ध्यान देना, इसमें लिखने के तरीके पर बच्चा घबरा जाता है। अगर एजेंट ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया, आप अपने दिमाग में दो बातों पर फोकस करोगे, या तो वो उसकी अथॉरिटी में है या फिर वो उसकी अथॉरिटी में नहीं है। अगर सर अथॉरिटी में है तो देन फ्रॉड बाय एजेंट इज इक्वल टू फ्रॉड बाय प्रिंसिपल। सर सुनने में और लग रहा है, मान के चलेंगे काम किसने किया? एजेंट ने, लेकिन होगा किसके द्वारा? वो प्रिंसिपल के द्वारा माना जाएगा। इसी तरह अथॉरिटी के बिना अगर किया गया जो काम उसकी अथॉरिटी में नहीं था, एग्जांपल थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट को पैसा नहीं देना है, फिर भी थर्ड पार्टी ने क्या किया बेटा? पैसा दे दिया। इस केस में क्या होगा? कौन लायबल है? थर्ड पार्टी। मतलब यहां पर फ्रॉड बाय एजेंट इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड बाय प्रिंसिपल। एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन मेड or frauds committed by agent acting in their normal business course for their principal। ध्यान देना दोबारा से, क्या काम किया बेटा? या तो इसकी केस स्टडी आती है पेपर में, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड कमिटेड किसके द्वारा? एजेंट के द्वारा। अब पढ़ना, एक्टिंग इन देयर कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर एजेंसी और प्रिंसिपल, or acting in the course of agency have the same effect on the agreements as if मतलब deeming fiction such misrepresentation fraud had been made or committed by the principal। इसे बिना देखे बोल पाओगे? शाबाश। misrepresentation made or fraud committed by the agent acting in the course of agency business shall have the same effect on the agreements as if
mistakes or frauds were committed by the principal, but misdemeanor and fraud committed by agent outside his authority will not affect the principal. वो काम जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है उसका प्रिंसिपल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सुनने पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसके केसेस पर आता हूं सर तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एजेंट को गुड्स बेचने की अथॉरिटी थी, उसने थर्ड पार्टी को इंड्यूस किया और साथ में क्या लगा दी बेटा, एक मिसरिप्रेजेंटेशन which he was not authorized by the principal to make। ध्यान देना, अथॉरिटी किस चीज की है, सेल की। सेल की अथॉरिटी है, मिसरिप्रेजेंटेशन की है नहीं है। अब तुम्हें पता है इस एजेंट को, तुम गुड्स खरीदने जाते हो किसी शॉप पर, तुम्हें ये पता है मैनेजर को गुड्स बेचने की अथॉरिटी है, तो अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो मान के चलोगे कि क्या इसको स्टेटमेंट की अथॉरिटी है? यस सर। तो उसने सर सेल की अथॉरिटी थी उसके पास? यस। क्या मिसरिप्रेजेंटेशन की अथॉरिटी थी? नो। लेकिन क्या हम मान के चलेंगे? यस, बिकॉज अथॉरिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन इज इंक्लूडेड विद इन द अथॉरिटी टू सेल। सेल जब होती है तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, टर्म्स बोल दो बेटा, वो कंडीशंस एंड वारंटीज, हाँ या ना? सामने वाला पर्सन कुछ स्टिपुलेशंस बताता है हमें, तो सर ये मिसरिप्रेजेंटेशन उसने कर दी गुड्स को बेचते हुए। द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable as between the principal and third party at the option of the third party। मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट याद है ना? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? voidable, CUFM, coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। 15, 16, 17 और 18 सही है सर। किसके ऑप्शन पर? एग्रीव्ड पार्टी। हु इज द एग्रीव्ड पार्टी? कौन सा था बेटा? देन कौन सा है? पेपर में बताएगा कौन सा विद इन है कौन सा आउटसाइड? नहीं सर, इन्हीं फैक्ट से जज करना पड़ेगा। अब अगला फैक्ट, एजेंट द कैप्टन ऑफ प्रिंसिपल शिप signs a bill of lading without having received on the board goods mentioned therein। इसका मतलब प्रोसेस पता है थोड़ा सा बिल ऑफ लेडिंग का? आइए कुछ कुछ मैं बता देता हूं, वैसे तो आपको पता ही है। शिप, ठीक, पानी। अब ऐसा हम यहां पर मान लीजिए हमारा S1, ये अगर शिप पर गुड्स पकड़ाता है, दैट इज ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप, ठीक, उसे मिलती है एक मेट्स रिसीट। क्या मिलती है? एक मेट्स रिसीट। फिर जो शिप का कौन होगा बेटा? कैप्टन। गुड्स की वैल्यू को वेरीफाई करता है, वो गुड्स की वो ड्यूटी वगैरह को चेक करता है, खोया खोया चांद। तो उसके बाद सब कुछ चेक करके क्या करता है? वो एक मेट रिसीट की जगह पर आपको क्या दे देगा? वो बिल ऑफ लेडिंग। जब मेट रिसीट का सपना है कि ये बड़े होकर क्या बनेगी? बिल ऑफ लेडिंग। तो ये जो बिल ऑफ लेडिंग है, अब कैप्टन ने बना दिया, जबकि बोर्ड पर कोई गुड्स पहुंची ही नहीं। क्या उसके पास बिल ऑफ लेडिंग बनाने की पावर है? कैप्टन के पास बिल ऑफ लेडिंग बनाने की पावर है? ये क्या बिना गुड्स रिसीव किए पावर है? क्या ये थर्ड पार्टी इतनी भोली है, इसे यही नहीं पता कि गुड्स दिए बिना ही बिल ऑफ लेडिंग बन जाता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या ये फ्रॉड बाय एजेंट इज इक्वल टू फ्रॉड बाय प्रिंसिपल मानोगे? नो सर। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा, वॉइड? वॉइड। Agent, the captain of principalship, signs a bill of lading without receiving on board goods mentioned therein। The bill of lading are void between the pretended consignor। सही है? कोई शंका, कोई डाउट? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ? नेगोशिएबल की तरफ। थैंक यू ऑल, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।